Good morning. Good morning, all student. I am मंजू कंबोज GCG रानिया BA थर्ड ईयर। आज हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण एवं शांति निर्वहन, जिसमें हमने 6 पॉइंट तक कर लिया था सामूहिक सुरक्षा निवारक व्यवस्था के रूप में। उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। बेटा, आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी फैल चुकी है पूर्ण रूप से, अतः आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। बिना काम के आप अपने घर से मत निकलें। आप अपने आप को भी सेफ़ रखें और अपने परिवार को भी सेफ़ रखें। अगर किसी काम के लिए बाहर जा भी रहे हो, कोई ज़रूरी काम है, तो मास्क लगा कर जाएँ और सैनिटाइज़र साथ में लेकर जाएं और घंटे घंटे के बाद सैनिटाइज़ हाथों को करें। अपनी पानी की बोतल लेके जाएं, अपना खाना साथ लेकर जाएं। अतः बड़े बुजुर्गों को भी समझाएं और अपना साफ़ सफाई का भी घर पे ध्यान रखें, क्योंकि इस बीमारी से हम तभी बच सकते हैं यदि हम सभी जो पढ़े लिखे युवा वर्ग इसके लिए आगे आएंगे। धन्यवाद। आगे हमारा टॉपिक मैं शुरू करूंगी, जिसमें है राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सरकार का संगठन की आवश्यकता पर बल पे बात करूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार या संगठन की आवश्यकता पर बल। सामूहिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सामूहिक सुरक्षा को महत्व क्यों दिया गया। जैसे कि हम बात करें राष्ट्र संघ की बात करें तो राष्ट्र संघ की प्रसिद्धा में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की प्रसिद्धा में भी बाद में सामूहिक सुरक्षा को क्या दिया गया था, महत्व दिया गया था। अतः इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि सामूहिक सुरक्षा की जो धारणा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या सरकार की आवश्यकता पर बल देती है। यानी कि जो सामूहिक सुरक्षा की धारणा है वो केवल एक राष्ट्र या दो राष्ट्रों को महत्व नहीं देती, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन या ऐसी सरकार बनाने की आवश्यकता पर बल देती है ताकि विश्व में क्या की जा सके, शांति को कायम किया जा सके। अतः जिसके अंतर्गत एक झंडे के अधीन मीन्स कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी जो राष्ट्र हैं, मान लो यूएनओ की हम बात करें तो यूएनओ के 193 राष्ट्र हैं, सभी एक झंडे के अधीन सामूहिक सुरक्षा के संबंध में क्या करेंगे, आक्रमणकर्ता राष्ट्र के विरुद्ध क्या करेंगे, आक्रमण की कार्रवाई का उसको क्या देंगे, जवाब देंगे। कि मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संगठन या सरकार बनाई जाएगी वो क्या काम करेगी कि अगर कोई आक्रमणकर्ता कोई आक्रमण कर रहा है तो ये संगठन ये सरकार उस आक्रमणकर्ता को के विरुद्ध कार्रवाई करके उसको क्या देगी, जवाब देगी। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के जो समर्थक विचारक हैं इसके लिए स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सरकार की अपेक्षा एक ढिले ढाले संघ की कल्पना भी करते हैं, ताकि प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों को इसमें क्या किया जा सके, शामिल किया जा सके और इसमें शामिल होते ही गौरव का क्या हो, उनको अनुभव हो। दूसरी तरफ यदि अंतर्राष्ट्रीय समाज प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों का ही समाज रहेगा, मान लो कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो समाज की हम बात कर रहे हैं, अगर वो संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों का समाज होगा तो आक्रमणकर्ता राष्ट्र के विरुद्ध अपनी शक्ति को इकट्ठा कर पाएगा और इस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या सरकार के द्वारा जो है आक्रमणकर्ता को उस शक्ति के द्वारा क्या दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सरकार या संगठन की आवश्यकता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा अगला, राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मीन्स कि इसमें हम क्या बात करेंगे कि सामूहिक सुरक्षा की धारणा की एक विशेषता क्या रही है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध होना है। एक राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुरक्षा मानी जाएगी। मान लो कि एक राष्ट्र की सुरक्षा की जा रही है तो वो पूरे समझो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, सुरक्षा है। इस धारणा की मान्यता यह भी है कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या होती है, एक अभिन्न भाग होती है। यदि कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे पर आक्रमण करता है तो इसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो है विश्व के सभी राष्ट्रों पर प्रभाव पड़ेगा। एक राष्ट्र
पर आक्रमण किया जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि एक राष्ट्र पर उस आक्रमण का प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हम बात कर रहे हैं, सामूहिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है एक राष्ट्र पर न पड़ के विश्व के सभी राष्ट्रों पर पड़ सकता है। इसलिए किसी एक देश पर किया गया आक्रमण क्या है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो है लेवल पर जो है धमकी, या पूरे विश्व पर आक्रमण या धमकी के रूप में हम देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। मान लो एक राष्ट्र की सुरक्षा करना पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल या पूरे विश्व की सुरक्षा है। ये नहीं कि एक कंट्री पर आक्रमण हो रहा है तो उस कंट्री का नुकसान है, बल्कि इससे पूरे विश्व का नुकसान है। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा में राष्ट्र की सुरक्षा का न सोचकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचा जाता है। उसके बाद है अगला हमारा पॉइंट, वैश्विक शक्ति के प्रभुत्व का समर्थक। सामूहिक सुरक्षा की धारणा में क्या है, वैश्विक शक्ति के प्रभुत्व को महत्व दिया जाता है। वैश्विक ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहेंगे, वैश्विक पूरे विश्व, पूरे संसार, सामूहिक सुरक्षा की धारणा में क्या पूरे संसार की शक्ति को क्या दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। सामूहिक सुरक्षा का साधारण अर्थ एक राष्ट्र के विरुद्ध किया गया आक्रमण नहीं, सेम वही बात, सभी राष्ट्रों के विरुद्ध किया गया आक्रमण माना जाएगा। अतः सभी राष्ट्रों का यह दायित्व बनता है कि वे आक्रमणकर्ता राष्ट्र से उस राष्ट्र की रक्षा करें जिस देश पर आक्रमण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी राष्ट्र क्या काम करेंगे, जो आक्रमण करने जा रहा है, जो आक्रमणकर्ता राष्ट्र है, जिस राष्ट्र पर वो आक्रमण करने जा रहा है उस राष्ट्र की किससे रक्षा करेंगे, आक्रमणकर्ता से। आक्रमणकर्ता से बचाने के लिए उसकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। यह धारणा जो है पृथकतावाद या तटस्थता की नीति को महत्व नहीं देती। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की तभी स्थापना हो सकती है यदि सामूहिक सुरक्षा को क्या दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, अर्थात सभी राष्ट्र क्या होंगे, एक होंगे। अतः वैश्विक शक्ति को क्या देंगे, महत्व देंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, युद्ध रोकने के लिए प्रयासरत है। ये सामूहिक सुरक्षा की मैं बात करूं तो सामूहिक सुरक्षा के लिए वचनबद्ध जो राष्ट्र होते हैं विश्व के किसी भी भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति या व्यवस्था भंग होने के कारण अपने पास उपलब्ध सभी तरह के संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वह युद्धों को रोकने के लिए क्या रहते हैं, प्रयास रहते हैं। यानी कि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत जो सभी सदस्य हैं, सभी राष्ट्र जो होंगे, मान लो राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी थी या यूएनओ की अब वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, अगर हम राष्ट्र संघ की बात करें या यूएनओ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, तो सभी राष्ट्र क्या करते हैं, उन्होंने इसलिए संगठन बनाया, राष्ट्र संघ इसलिए बनाया गया ताकि विश्व और शांति को युद्धों से बचाया जा सके, विश्व शांति बनाई रखे और विश्व को युद्धों से बचाया जाए। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ का भी उद्देश्य क्या था, विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और युद्धों को रोकना। यदि युद्ध आरंभ भी हो जाता है तो वह अपनी समस्त सामरिक शक्ति का क्या करेगा, प्रयोग करेगा उन युद्धों को रोकने के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, सभी राष्ट्रों के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्राप्त करना, और सुरक्षा सभी राज्यों की चिंता का एक विषय, सभी राज्यों का सेम चिंता होगी, सभी राज्यों में जो है सुख और शांति होनी चाहिए, विश्व शांति जो है बनी रहनी चाहिए, अदरवाइज जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना क्या है वो विफल है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा। अतः सामूहिक सुरक्षा की धारणा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए किसी भी तरह के प्रयत्नों की इच्छुक है। अतः सामूहिक सुरक्षा का जो मेन मकसद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसीलिए जो है राष्ट्र संघ ने और फिर वर्तमान में यूएनओ ने जो अध्याय 7 में सामूहिक सुरक्षा का क्या किया है, उल्लेख किया है। इसमें थोड़ा मैं लास्ट में आपको बताऊंगी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी, या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं मोटा मोटा 5-10 लाइनों में आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगी जो मैंने पहले बताया नहीं। अगर मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध की, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। परंतु विचारक
इस दृष्टिकोण से यह विचार जो था पूरी तरह से नया नहीं था और इस सिद्धांत के अंतर्गत हमें प्राचीन संधियों अनेक शांतिवादी विचारकों के लेख मिलते हैं। अगर सामूहिक सुरक्षा के प्रयोग का मूल और विकास की इसकी हम बात करें तो 17वीं शताब्दी में ये हमारे सामने आया है और 17वीं सदी में ओस्नाब्रुक संधि हुई थी, जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जिससे क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। ओस्नाब्रुक संधि 17वीं शताब्दी में, जिससे सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का क्या हुआ, आरंभ हुआ। अतः अनुच्छेद 17वें में ये व्यवस्था की गई कि अगर आक्रमण के विरुद्ध अव्यवस्था के अधीन देश सामूहिक कार्रवाई कर सकते हैं। अतः यूरोप में भी फिर शांति के उद्देश्य से विलियम पेन और विलियम पिट ने 1805 में सामूहिक सुरक्षा का प्रचार किया। फिर 20वीं शताब्दी में भी इस पर बल दिया गया। फिर 1910 में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट थे, उसने भी एक शांति संघ की स्थापना का सुझाव दिया। फिर इसके बाद जो है वान लेनहोवन ने भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का समर्थन दिया। फिर 1917 में अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा भी इस व्यवस्था का क्या किया गया, प्रचार किया गया। फिर राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना के अनुच्छेद 16 में जो है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को क्या किया गया, अंकित किया गया। लेकिन राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना के अनुच्छेद 16 में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को अंकित तो किया गया था, लेकिन इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्र संघ के सदस्य उसके सभी सदस्यों की प्रादेशिक एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और उन्हें बाहरी आक्रमण से क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। परंतु इसमें यह राष्ट्रसंघ जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। छोटी मोटी समस्याओं का तो हल राष्ट्रसंघ निकाल पाया, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याओं का हल नहीं निकल पाया, जिसके कारण 1931 से 1933 तक मंचूरिया संकट हुआ। 1935-36 में इथोपिया संकट हुआ। 1939 में हिटलर और पोलैंड पर आक्रमण किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी असफलता का ये भी कारण हो सकता है कि अमेरिका जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना था। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ का इसके बाहर रहकर फलना फूलना, जापान, इटली और जर्मनी द्वारा संयुक्त राष्ट्र की मुक्त रूप में अवहेलना करना आदि सामूहिक सुरक्षा की विफलता के कारण रहे। इसके साथ फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन ने भी हस्तक्षेप की नीति को महत्व दिया और उसकी इस नीति का अभिप्राय यह निकला कि वे युद्ध को मौन नियंत्रण दे रहे थे। अंत में हम कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों से सामूहिक सुरक्षा की जो अवस्था है वो क्या थी, लगभग समाप्त हो गई थी, जिसके कारण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में भुगतना पड़ा, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फिर दोबारा से जो अनेक विचारकों के द्वारा, अनेक विद्वानों के द्वारा, विधिवेताओं के द्वारा संगोष्ठियाँ की गई, सम्मेलन किए गए, जिसमें ये तय किया गया कि एक संगठन बनाया जाए जिसका उद्देश्य क्या होगा कि आगे जो है तृतीय विश्व युद्ध से बचा जा सके और विश्व को जो है युद्धों से बचाया जा सके। अतः वो संगठन जो है यूएनओ के रूप में हमारे सामने आया, जिसमें अमेरिका ने भी सदस्यता ग्रहण की हुई है। अतः इस संगठन के जो 193 राष्ट्र हैं और इसमें सामूहिक सुरक्षा का जो उल्लेख किया गया है वो अध्याय 7 में किया गया है। अतः जो अध्याय 7 में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया है वो पूर्ण रूप से सफल है। अतः आज तक कोई भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, जिस कारण से यूएनओ सफलतापूर्वक सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत इसका क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।